हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा योर मैथ्स मेंटर लेकर आया हूँ आज क्लास 12 केस स्टडी क्वेश्चन 3D के ऊपर। तो आज बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए टेंशन छोड़ दीजिए, आज बस पूरा इस लेक्चर को देखिए। इसके अंदर मैं पहले कॉन्सेप्ट्स लूंगा जो कि की कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो कि हमारे हेल्प करेंगे केस स्टडी के क्वेश्चंस में सोल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन जितने भी हैं आप ये समझ लो बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। मैं ये नहीं कह सकता यही आएगा, झूठ बोलना मुझसे नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि इसके जैसे बन सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज देंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आपको यहाँ पर से सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ ओवरव्यू। ठीक है, चैप्टर 3D के अंदर हमने जो पढ़ा 11th में आ चुका है। 11th में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। उसके बाद 3D 12th क्लास के अंदर वेक्टर लेके आती है। वेक्टर और 3D, अगर आपको वेक्टर अच्छे से आता है ना, 3D आपकी आसानी से हो जाती है। ठीक है, चलो सबसे पहले आप यहाँ पर से मुझे बताओ, अगर मैं स्पेस की बात करता हूँ 3D में, तो 3D के अंदर यहाँ पर से हमारे पास 3 एक्सिस आती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3D है। यहाँ पर से जो ये 3 एक्सिस है उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है हमारे पास इस स्पेस को, 3 डायमेंशन स्पेस को डिवाइड करती है कितने, 8 ऑक्टेंट्स के अंदर। और आपका जो पॉइंट है जो घूमता रहता है उसको हम 8 ऑक्टेंट्स प्लस एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि 3 एक्सिस 3 प्लेन बनाती है। तो वो ऑक्टेंट्स प्लेन और किसी न किसी एक्सिस पे आपका पॉइंट, यानी पॉइंट जो होगा वो आपका 3 जगह हो सकता है, ऑक्टेंट्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स प्लेन के अंदर। तो जो पॉइंट होता है यहाँ पर से उसकी लोकेशन किससे लिखते हैं हम, उसमें 3 चीज़ें चेंज होती है। जब आप मूव करते हो तो उसके अंदर 3 चीज़ें चेंज होती है, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट और एक जेड कोऑर्डिनेट। यहाँ पर 3D में हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं उसमें कोऑर्डिनेट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट। ओके, चलो जल्दी से हम बात कर लेते हैं, ब्रीफ ले लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सबसे पहले आता है, यानी आपके पास अगर 3 डायमेंशन स्पेस में 2 पॉइंट है तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो वही चीज 10th क्लास का जो फॉर्मूला है उसी को थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो फॉर्मूला क्या आता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। मेनली मतलब इनके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करके ऐड कर रूट ले लो, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। उसके बाद इसमें 11th क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला वही होता है कि एक पॉइंट बीच में या बाहर की तरफ, उस 2 पॉइंट को जोड़ने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनती है उसको सेक्शन में डिवाइड करता है। किसी सेक्शन में या तो MS2N लिख सकते हो आप, या फिर M1 M2 ले सकते हो रिक्वायरमेंट। तो क्या काम आता है सेक्शन फॉर्मूला, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके पास लेके पड़े हैं, सबको पता होगा। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा M1 Z2 प्लस M2 Z1 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसमें M/N ले रखा है, मुझे M1 M2 क्या पड़ी है। ठीक है, ये वही चीज लिखा पड़ा है, ये इंटरनल है ऊपर वाला, एक्सटर्नल में क्या होता है, माइनस आ जाता है, बेसिक सी बात है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2, ये लिखा पड़ा है सर हमारे पास। और लास्ट आता है आपका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, मिलन होता है। क्या होता है, मिलन, मिलन स्थान। किसका मिलन स्थान होता है, वो होता है हमारे पास मीडियंस का मिलन स्थान। जहां पर एक ट्रायंगल की 3 मीडियंस मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। तो मिलन किसका होता है उसमें, सेंट्रोइड का, मीडियंस का मिलन होता है। ओके सर, तो यहाँ पर से कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। चले अगले पे चलते हैं, ये बेसिक सी बात है। ओके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हाँ सबसे जरूरी चीज यही है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन वेक्टर की बात करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज की बात करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जब हम बात कर लेते हैं 3D के अंदर, तो मान लो कि एक वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, और यहाँ पर से वेक्टर है तो अपने पास 3 एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके, तो ये तीनों एक्सिस के साथ अब ये वेक्टर मुझे अगर लोकेट करना है, तो देखो आप मैं मूव कर रहा हूँ इसको, अगर मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर से इसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है। चलो ठीक है भाई, इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसकी लेंथ जो इसका मैग्नीट्यूड है, पर मैं चाहता हूं कि इसकी लोकेशन बताऊं। तो कैसे बताओगे, तो मैं जब आप मूव कर रहा हूं इसको ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो उसका जो एंगल है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसके साथ चेंज हो रहा है। तो जो भी पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड के साथ जो एंगल बनते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, उनके आगे लगा दो आप कॉस। तो अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो होता है अल्फा,
जो y एक्सिस के साथ बनेगा उसको हम बोलते हैं क्या, बीटा, और जो लास्ट z एक्सिस के साथ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, गामा। तो उनके बस आगे आप क्या लगा दो, कोसाइन, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो एक वेक्टर जो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है और उसके साथ हम कोस लगा देते हैं, तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, उनको हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोल देते हैं। सर बेसिकली क्या काम आता है बताया ना मैंने, लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, ये कहाँ पर है ना, स्पेस के अंदर। ओके, उसके बाद कुछ जरूरी पॉइंट है, तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा इतना बड़ा है, हमको पता ही है, मैथ्स वाले आलसी होते हैं, तो हम लोगों ने उसको दे दिया डिनोट कि भैया कोस अल्फा को हम एल बोलेंगे, कोस बीटा को हम क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे, और कोस गामा को हम क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। सर ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, अगर मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन है तो डायरेक्शन कोसाइन का यूज करके मैं क्या बना सकता हूँ, एक यूनिट वेक्टर। क्या बना सकता हूँ, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन देना आपको पता है, वेक्टर को क्या चाहिए, अगर मुझे मेरे पास कोई डेटा है तो उसको आप डायरेक्शन दे दो, ऐसे फेंक दो, और जैसे ही फेंकूंगा तो डायरेक्शन मिल जाएगी, डायरेक्शन मिलते हुए क्या बन जाता है, वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या मिल जाता है, वेक्टर मिल जाएगा आपको। तो मेरे पास कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा को, तो कोस अल्फा एक्स एक्सिस के साथ बनता है तो एक्स का डायरेक्शन दे दिया आई कैप, कोस बीटा वाई एक्सिस के साथ बनता है तो वाई एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, जे कैप है, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, के कैप है। तो यहाँ पर से मेरे पास ये आपका एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और इसको कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा को एल एम एन से रिप्लेस कर दो, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस में एन के कैप, ये बन गया आपका दूसरा वेक्टर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट के अंदर जो कि खास है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा क्या बन जाता है आपका 1, या फिर बोल सकता हूँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या बन जाता है 1। ठीक है सर, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम यहाँ पर से कोस स्क्वायर के अल्फा को अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखूंगा, कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखूँ, प्लस में इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा लिखूँ, तो सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ओके सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से देखो लाइन है, मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम 3D में लाइन के बारे में बात करेंगे। तो देखो लाइन जो होती है हमारे पास, लाइन अब देख पा रहे हो, मैंने इसमें भी समझा रखा है। यहाँ पर से आप देखोगे इसमें ये वेक्टर है, तो वेक्टर का एंगल बन रहा है अल्फा, जेड के साथ गामा है और वाई के साथ क्या बन रहा है, बीटा। तो आपको देख के समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैंने आपको वैसे समझा दिया। अब देखो यहाँ पर से अगर मैं बात कर रहा हूँ एक लाइन की, ये सर लाइन है, तो लाइन के डायरेक्शन कितने होते हैं, वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, यानी कि उसका डायरेक्शन होता है। तो लाइन जो है, लाइन में 2 डायरेक्शन होते हैं, लाइन के मुंह देखो आप, 2 डायरेक्शन होते हैं, एक इधर की तरफ डायरेक्शन होता है और एक इधर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर से यूनिट वेक्टर लाइन में 2 हो सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पर से डायरेक्शन कोसाइन एक लाइन में कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं सर, 2, एक में LMN और एक में माइनस L माइनस M माइनस N। अगर ये LMN है तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट में माइनस L माइनस M माइनस N। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पर से साथ में लिखा पड़ा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। अब आपको पता है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन तो आई कैप है, तो आई कैप मतलब उसके आगे जो लिखा रहता है ना स्केलर क्वांटिटीज, यानी स्केलर कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, वही हमारे क्या बन जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। यूनिट वेक्टर अगर मेरे पास है तो उसके आगे जो भी लिखा है स्केलर के अंदर वो आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, 1 0 0 या फिर -1, (0, 0), लेकिन हम मेनली 1 0 0 यूज करते हैं। 1 का मतलब आई कैप हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में, और इधर हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, आई कैप का मतलब है एक्स और माइनस आई का मतलब क्या, एक्स डैश, नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। सेम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 1 0 या फिर 0 (-1, 0। और जेड एक्सिस का क्या हो जाएगा, 0 0 1 या फिर 0 0 -1। ठीक है सर, उसके बाद यहां पर से प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर, मतलब कोई वेक्टर है, मान लो ये आर वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, परछाई। ऐसा मान लो ये प्रोजेक्शन है, तो ये आपके पास क्या है, एक्सिस है, तो इसका परछाई मतलब ये जो ऐसे एक्सिस पे इसकी परछाई मतलब ये लेंथ कितनी हो गई। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, जिसको आप आर कोस थीटा बोलते हो फिजिक्स की भाषा में। ओके, ये वही चीज है। तो प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वो होता है आपका कुछ नहीं, इसका मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, एल आपका कोस अल्फा है ना, और उसको मैग्नीट्यूड दे दूंगा, तो वही तो बन गया ये चीज, डायरेक्शन कोसाइन। एल आर, एम आर और एन आर, इसी को आप बोल सकते हो आर कोस अल्फा आई कैप प्लस में आर कोस बीटा जे कैप प्लस आर कोस गामा के कैप। चलिए जल्दी से देखते हैं, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए मैं यहाँ पर से आई विल ट्राई कि ज़्यादा चीज़ें हम ले लें कम टाइम में ना, क्योंकि अपने पास टाइम ही नहीं है, एग्जाम आ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियो। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ,
डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दो होते हैं पर डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे होते हैं, यूनिक नहीं होते। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, समझो कि अगर मैं आपसे बोल लेता हूं इधर डायरेक्शन रेशियोज, जिसको मैं डायरेक्शन नंबर ही बोलता हूं, उसको नोट करता हूं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी के साथ। ठीक है सर, और वो बेसिकली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? डायरेक्शन कोसाइन। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन मतलब यूनिट वेक्टर ही तो है। डायरेक्शन कोसाइन जो होता है उससे मैं यूनिट वेक्टर बनाता हूँ, तो यूनिट वेक्टर को आप नया मैग्नीट्यूड दे दो। तो एक यूनिट वेक्टर अगर ये है तो इसको आप मैग्नीट्यूड दे सकते हो, बहुत बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज एक यूनिट वेक्टर से कितने बन सकते हैं? बहुत सारे। और लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कितने होते हैं? दो होते हैं। तो इसका मतलब इधर भी डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे, इधर डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे, तो बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए इन्फिनिटी है। ठीक है, तो अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है तो वही डायरेक्शन दे दो सर इसको, एक्स वाई जेड में भेज दो भाई जा तू। तो आपके पास यहाँ पर से क्या बन जाएगा? डायरेक्शन वेक्टर बन जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। अगर मेरे पास दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, यानी मेरे पास कोई लाइन है, अब लाइन बोलो या लाइन नहीं है तो कोई नहीं, दो पॉइंट ले लो। तो ए और बी है, अगर मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट कुछ है तो इसका मान लो x1 y1 z1 है, इसका क्या है x2 y2 z। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी डायरेक्शन रेशियो लिखो तो क्या होगा? कुछ नहीं, आपको मेनली ए बी वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है? ए बी वेक्टर कितना होगा? ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बाद वाला माइनस पहले वाला, यानी x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और इनके अगर आप डायरेक्शन दे दोगे तो डायरेक्शन वेक्टर बन जाएगा, यानी ए बी वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल चीज है। देखो मैं आपको पूरी कहानी एक बार बताता हूँ। अगर आपके जीवन में कभी एक वेक्टर मिल गया आपको, मान लो ए वेक्टर, थोड़े के लिए मान लो 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5 क्या है आपके पास k कैप है, तो ये एक वेक्टर है। अब मैं आपको बताता हूँ सारा के सारा समराई करके, कुछ भी नहीं है, सब बकवास आसान चीज है। ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब आप सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं एक वेक्टर मिला ना, तो आपको मैंने डायरेक्शन रेशियो दे चुके। यहां पर से जो इसके डायरेक्शन रेशियो है ना सर, वो बेसिकली क्या होंगे, इसके आगे जो स्केलर वैल्यूज है, तो आई जे के हटा को 3 4 5 जो है ना हमारे पास, ये इसके क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है। और अगर आप डायरेक्शन रेशियोज का यूनिट वेक्टर निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन। वेक्टर नहीं बनेगा, वेक्टर के जो आगे स्केलर कंपोनेंट्स होंगे आई जे के आगे, वो आपके क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज नहीं रहेंगे। क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। ध्यान से सुनना है ना। तो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है? ए कैप बराबर होता है सर कितना? ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? तो ए वेक्टर का अपॉन निकाल ही लोगे, उसको डिवाइड करना है। सीधा कर दूं क्या? तो देखो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा सर जोड़ के? 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा √50। ओके, तो √50 से डिवाइड कर दो, तो ये लो सर, आ गया मेरे पास यूनिट वेक्टर। और जो यूनिट वेक्टर है ना, उसके आगे जो स्केलर कंपोनेंट्स है, इनके स्केलर कंपोनेंट जो है ना आई जे के अलावा, उसी को हम क्या बोल देते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो एक तरह से आप उससे यूनिट वेक्टर बना सकते हो। डायरेक्शन रेशियो है तो उससे नॉर्मल वेक्टर बनेगा, उसको यूनिट वेक्टर ले लो, उससे डायरेक्शन कोसाइन निकल के आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो वही चीज यहाँ पर लिख रखी है, देखो ये फॉर्मूले लेकर रखे हैं। अब लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। क्लियर? चलिए सर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है हमारे पास? तो अगला है एंगल बिटवीन टू लाइन, यानी कि दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है? देखो मैं आपको शुद्ध भाषा में बताता हूँ, देसी भाषा में। अगर आपको वेक्टर पता है ना तो लाइन वाइन कुछ नहीं होती। सर मेरी बात सुनिए ध्यान से, मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर मेरे पास ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इनके बीच के एंगल की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल इनके बीच में एंगल क्या आ रहा है? थीटा। तो अगर इनके बीच के मैं एंगल की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली हर एक लाइन अपने साथ एक डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन लेके चलता है। तो आपको ये समझना है कि मान लो इसका डायरेक्शन b1 वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या है? b2 वेक्टर। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन कुछ भी हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों के डायरेक्शन के बीच में, यानी डायरेक्शन रेशियो के साथ जो डायरेक्शन वेक्टर बनेगा ना, उन दोनों के बीच का एंगल निकाल लो। एंगल बिटवीन वेक्टर होगा ना, उसी को एंगल बिटवीन क्या बोलेंगे हम? लाइंस। तो लाइंस का कुछ नहीं होता, लाइंस के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा ना, वही आपका क्या होगा? डायरेक्शन क्या?
नहीं नहीं, वो होगा आपका एंगल बिटवीन लाइंस। क्लियर? चलो, तो यही चीज लिखा पड़ा है, थीटा इज एंगल डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो। तो थीटा बेसिकली क्या है? डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के बीच का एंगल है। ओके, नेक्स्ट, थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस है जिनका डायरेक्शन कोसाइन अगर ये है L1 M1 M1, इधर L2 M2 N2 दूसरे की है, तो बेसिकली आप इन चीज़ों को देखो तो देख लो। मैं तो सिंपल से बताता हूँ, कुछ नहीं लिखा पड़ा। क्या लिखा पड़ा है? डॉट प्रोडक्ट लिखा पड़ा है। क्या लिखा पड़ा है? कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर एंगल के निकालने के लिए? इन दोनों का डॉट कर दो। क्या कर दो? डॉट। यही तो होता है सर, इतना तो हम लोगों को पता होगा, यहाँ तक आए हो तो। डॉट अपॉन में उनका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दो, तो कोस थीटा आ जाता है। अब अगर मेरे पास ये कौन सी फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में होंगे, वेक्टर मतलब आई जे के फॉर्म में होंगे, तो आपको पता है आई डॉट आई कितना होता है अपना? आई डॉट आई होता है सर हमारा कितना? 1। जे डॉट जे कितना होता है? 1। के डॉट के कितना होता है? 1। और बाकी आई डॉट जे वो कितना होगा? 0। ठीक है, जे डॉट के कितना होगा? 0। के डॉट आई कितना होगा? 0। तो इस चीज को जब सॉर्ट आउट करते हो तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है सीधा L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस N1 M2। और अगर लाइंस अगर पैरेलल होती है, सोचो लाइंस अगर पैरेलल होगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री होगा तभी तो उनके बीच में क्या होगा? लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो थीटा 0 डिग्री है, तो उस वक्त आपको पता है जब यहाँ पर से लाइंस पैरेलल होती है ना, तो उनके जो डायरेक्शन होते हैं ना वो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल, यानी सेम डायरेक्शन होगा। ऐसे 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 डायरेक्शन सेम होने वाला है ना? क्लियर? ऐसे नहीं होगा, सेम डायरेक्शन होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल को L1 अपॉन L2 M1 M2 N1 M2 तीनों का रेशियो क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल, मतलब इक्वेट हो जाएंगे। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और थीटा 90 डिग्री हो गया तो आपको पता ही है, दो लाइंस परपेंडिकुलर प्रूव हो जाती है। क्लियर है? तो ये वही चीज लिखा पड़ा है कि यहाँ पर से जब आप निकालोगे ना डायरेक्शन कोसाइंस के, देखो डायरेक्शन कोसाइंस जब आप लोगे नीचे तो उनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। तो जब आप डॉट करोगे ना तो L1 M2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2 आ जाएगा। और ऊपर की वैल्यू अगर 0 बन गई, 0 अपॉन कुछ भी क्या हो जाता है? 0। तो कोस थीटा 0 बन जाएगा। इसका मतलब उस वक्त दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? उनके बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा, तो लाइंस क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो एंगल उनके बीच में क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और डॉट कितना हो जाएगा उनका? 0। क्लियर है कि मेरी बात समझ में आ गई? और अगर डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो उनके बीच का जो एंगल है वो यही तो चीज लिखी पड़ी है, वही देखो डॉट कर रखा है ऊपर उनका, बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड ले रखा है। अब आप बोलोगे सर इधर क्यों नहीं आया? तो इधर देखो, ये जो है ना डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन के द्वारा जो वेक्टर बनता है ना वो यूनिट वेक्टर होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? नीचे 1 और 1 आएगा, तो ऊपर सिर्फ इतना ही रह जाएगा। क्लियर चीज है? तो गुमराह मत होना, ये सब डेफिनेशन है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना आपको तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वही बता रखा है, लाइंस पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और अगर परपेंडिकुलर है तो आपको पता ही है वही, डॉट क्या हो जाएगा इनका? 0। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगली चीज क्या है? अब हम बात कर लेते हैं जिस पर चैप्टर पूरा इक्वेशन ऑफ लाइन स्पेस। देखो एक लाइन स्पेस में है तो उसकी इक्वेशन लिखनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप इक्वेशन दो फॉर्म में लिखते हो, एक होता है वेक्टर फॉर्म और एक क्या होता है सर? कार्टेशियन फॉर्म। तो ज़्यादातर प्रेफरेंस हम वेक्टर फॉर्म लेते हैं क्योंकि वेक्टर छोटी होती है, कार्टेशियन थोड़ी बड़ी सी होती है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों यूज़ करेंगे। अब देखो आपको इक्वेशन लिखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बस आपको दो चीज़ चाहिए होती है ना, एक तो मुझे क्या डायरेक्शन और मेरे को चाहिए एक पॉइंट। क्या चाहिए? कि भैया ये लाइन जा रही है, किधर जा रही है और कहाँ से जा रही है। दो बात पता चल गई ना आपको, किधर जा रही है, कहाँ से जा रही है, तो समझ लो आप उसकी इक्वेशन बता दोगे। क्लियर? यहां पर से तो पहला केस ले रहा हूं, यहां पर से इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, यानी समझ में आ गया आपको कि भैया मेरे को है ना एक लाइन है, ऐसे बोलते नहीं कि भैया एक लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है। मान लेते हैं एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट से पास हो रही है और यहां पर से उसका डायरेक्शन मतलब किसी ना किसी वेक्टर के, पहले तो मान लेते हैं एक वेक्टर है बी वेक्टर और इसका ए जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं कितना? ए वेक्टर। तो आपको डायरेक्शन मिल गया लाइन का और कहां से जा रही है, किस पॉइंट से पास हो रही है, तो वो पता चल गया मुझे उसका पोजीशन वेक्टर। तो मैं इसकी क्या इक्वेशन लिख सकता हूं? बहुत आसान है सर, आर वेक्टर बराबर, बता देता हूं सीधा समझ लेना, किस पॉइंट से पास हो रही है प्लस में लैम्बडा इंटू में इसका डायरेक्शन क्या है, बस
चाहे कोई सी भी फॉर्म हो यही लगाना है, दूसरी फॉर्म में भी यही लगाऊंगा। तो सर पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर प्लस में लैम्बडा इनटू में डायरेक्शन क्या है इसका? डायरेक्शन है कितना? बी वेक्टर। तो क्या यही आपकी इक्वेशन है क्या? आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। पहली आपके पास यही, और लैम्बडा आपका क्या है? कोई ना कोई पैरामीटर या कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। नेक्स्ट इसी को मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है? ये जो पॉइंट है ना, ये क्या बन जाएगा? x1 y1 z1, और b वेक्टर क्या हो जाएगा? उसका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाते हैं? ए बी सी बोल दो इसको। तो हमारे पास ए बी सी ले रखे हैं, देखो डायरेक्शन रेशियोज हो गए। क्लियर? अब यहां पर से इक्वेशन क्या बनती है? x माइनस x1। तो x1 y1 z1 पॉइंट है, और नीचे ए बी सी क्या चल रहे हैं आपके? डायरेक्शन रेशियोज। इवन डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया डायरेक्शन है ये। तो मेनली ए बी सी हो गए। अगर मुझे पता लगाना है कि नीचे डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज है, तो आपको पता है क्या करना है। अगर ये यूनिट वेक्टर है, चेक कर सकते हो ना मैग्नीट्यूड निकाल के। अगर वो मैग्नीट्यूड उसका 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर 1 आएगा, तो वो यूनिट वेक्टर बनेगा, यानी उसका डायरेक्शन कोसाइन बनेगा। अदरवाइज क्या रहेगा? डायरेक्शन रेशियोज। तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 हमारे पास अपॉन में ए बी सी, ये जो लिखा पड़ा है ना, ये आपके क्या है? कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पर जो x है ना, ये आर्बिट्रेरी वाले हैं, इनके साथ में ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट इधर क्या होना चाहिए? +1, y का +1, z का +1। बाकी इधर जो भी है उसको मॉडिफाई करो, उसके बाद ही आप पॉइंट और उसका डायरेक्शन लिख पाओगे सही से। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से होनी चाहिए। अच्छा, इसी को हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिकली फॉर्म ऑफ लाइन भी बोलते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो अपने पास वेक्टर फॉर्म क्या होती है? आर वेक्टर बराबर में पॉइंट प्लस लैम्बडा इनटू डायरेक्शन। तो ए आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। इसी को कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे। इसी को कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे तो क्या बनेगा? x माइनस x1 अपॉन ए कॉमा नहीं बराबर x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। ओके, तो ये तीनों किसके बराबर होते हैं? जैसे इसमें लैम्बडा था, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? किसी न किसी लैम्बडा के बराबर। तो हम लिखते नहीं है ना। क्लियर? चलो नेक्स्ट केस और देख लेते हैं। अब नेक्स्ट केस में क्या है? अब इसमें डायरेक्शन आपको मिल गया। अब इसमें क्या होगा? एक लाइन ये है, इस लाइन पे 2 पॉइंट मिल गए। और अपने बचपन में पढ़ा 11th क्लास के अंदर 2D डायमेंशन के अंदर कि अगर 2 पॉइंट फॉर्म होती हैं, यानी 2 पॉइंट होते हैं लाइन में, तो आप खुद स्लोप निकाल सकते हो और उसको एक पॉइंट से पास करा सकते हो। सेम यहाँ पर भी यही होने वाला है सर। इसमें मान लो कि मेरे पास डायरेक्शन नहीं दिया बना बनाया, तो मैंने क्या बोला? कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे सर। यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है? बी है। तो ए और बी के पोजीशन वेक्टर होंगे। मान लेते हैं ए वेक्टर है, और यहाँ हमारे से मान लेते हैं इसका क्या पोजीशन वेक्टर है? बी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका डायरेक्शन बताओ, तो आप ए बी वेक्टर बना दो। ये ए बी वेक्टर बना दिया मैंने, तो इस पॉइंट से पास करा देते हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन वही रहेगी, आर वेक्टर बराबर में पॉइंट प्लस में लैम्बडा इनटू डायरेक्शन। और इक्वेशन तैयार है। पॉइंट कौन सा होता है? पहला वाला पॉइंट होता है। अब मैं पॉइंट ए वेक्टर ले रहा हूं जिससे पास करा रहा हूं। अगर पॉइंट आपका ए वेक्टर है तो याद रखना ए बी वेक्टर लेना पड़ेगा आपको। मतलब सर, मतलब ये है कि अगर पॉइंट ये रहेगा तो आप इस पॉइंट से दूसरी तरफ जाओगे। याद रखना, गलती हो जाएगी अदरवाइज। यानी कि डायरेक्शन ए बी वेक्टर का क्या होगा? बाद वाला माइनस पहले वाला। क्लियर है क्या बात? समझ में आ गई? यही आपकी इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन द लाइन। क्लियर है? यही लिखा पड़ा है, देखो। ठीक है सर, इसी को अगर मॉडिफाई करूंगा तो यहां पर से ए वेक्टर की शक्ल क्या बन जाएगी? एक पॉइंट x1 y1 z1, इधर क्या बन जाएगा? x2 y2 और z2। तो ए बी वेक्टर वही बन जाएगा सेम। तो इस बार पॉइंट अगर ये है जिससे पास करा रहा हूं, तो इक्वेशन बनेगी x माइनस x1 अपॉन, ये डायरेक्शन रेशियोज बन गए। ध्यान से देखो, ए बी का डायरेक्शन x2 माइनस x1 बन गया ना डायरेक्शन, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो वही चीज लिखी पड़ी है, और इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना सही से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस। तो पहली चीज मुझे बता दो, स्क्यू लाइंस क्या होती है? सर, ऐसी लाइंस जो 3D के अंदर होती है, ये ऐसे गई, ये ऐसे आई, समझ गए? ये ऐसे, ये ऐसे। तो देखो ये लाइन है ना तो इंटरसेक्ट करेंगी और ना एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे ऐसे। तो ना तो ये कट कर रही है और ना पैरेलल है।
तो ये कैसी लाइन है? ये ऐसी लाइन है जो ना तो पैरेलल होंगी ना कट करेंगी, इनको क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। कैसी लाइन सर? स्क्यू लाइंस। तो इनके बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आता है, तो आपको पता है सारे फॉर्मूले वेक्टर फॉर्म में होते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन हम लोग वेक्टर फॉर्म को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि छोटा होता है। क्लियर? यहाँ पर से अगर मेरे पास दो लाइन्स है ना, सिंपल सी बात है, देखो श्यू, एक लाइन ये ले ली मैंने और दूसरी लाइन लेते हैं श्यू। तो यहाँ पर से ये दो लाइन है, तो मान लो ये L1 है और ये क्या है आपके पास L2। अब L1 और L2 की इक्वेशन आपके पास मिलेगी, तो मेरे पास सिंपल सी यहाँ पर से इक्वेशन लिखी बड़ी, मैं दोबारा लिख रहा A1 प्लस लैम्बडा B1, यहाँ पर से इसकी हो गई है A1 प्लस में लैम्बडा B1 और इसकी लेते हैं A2, ठीक है, प्लस में लैम्बडा की जगह दूसरा कॉन्स्टेंट आ जाएगा इसमें B2। क्लियर? सिंपल सा ये है कि इनके बीच शॉर्टेज डिस्टेंस जो भी होती है वो इन दोनों पर क्या होगी? परपेंडिकुलर। क्या होगी? इन दोनों पर परपेंडिकुलर। 3D में चल रहा है ना, कहीं सोचो ये तो दिख ही नहीं रहे परपेंडिकुलर से। तो ये बेसिकली PQ डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जो दोनों पर परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर से देखो, आपको याद है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसमें आप राइट एंड थंब रूल लगाते हो, यूं, है ना। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है? दो ऐसे वेक्टर जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं तो वो एक ऐसा वेक्टर निकलता है जो इन दोनों पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। समझ मेरी बात? तो ये जो है ना, ये दोनों पर परपेंडिकुलर, और आपको पता है ना लाइन का खुद का कुछ नहीं होता, बेसिकली उसमें डायरेक्शन और पॉइंट होगा। तो डायरेक्शन तो ये रहा आपका B1 वेक्टर और डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा? B2 वेक्टर। तो इन दोनों के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा ना, वो बेसिकली डायरेक्शन किसका होगा? PQ वेक्टर का। PQ या QP जो भी बोलना है आपको, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो दिक्कत नहीं है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, जल्दी से जाता हूँ ना। तो फॉर्मूले के लिए आप ये समझो कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा ना, मोड लगा देते हैं डिस्टेंस के लिए, तो सर ये समझना A2 माइनस A1, याद रखना जो सेकंड लाइन है तो उसका A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का डॉट करना है आपको, किसके साथ? उल्टा हो जाएगा। इधर A2 माइनस A1 आएगा, उधर आएगा B1 क्रॉस B2 वेक्टर। ध्यान रखना इस चीज को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपकी लाइन L1 आपने ये लिए तो ये L2 जाएगी, तो इसका पॉइंट A1 होगा, इसका पॉइंट A2 होगा, और A2 माइनस A1 तो B1 क्रॉस B2 आएगा, ध्यान रखना। और नीचे क्या आएगा यहाँ पर से? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। आपको पता चल जाओगे ये एन कैप लिखा पड़ा है, वैसे मतलब नॉर्मल वाला वेक्टर ही तो है एक तरह से। क्लियर? यही फॉर्मूला लिखा पड़ा है अपने पास, है ना, ध्यान रखना इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? तो कार्टेशियन फॉर्म को हम यूज करते ही नहीं है ज्यादातर, हाँ, लेकिन उससे पहले एक ये चीज और देख लेते हैं। अगर लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस क्या है सर? पैरेलल है। तो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो एक काम करते हैं, मैं इधर ही ले लेता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उसमें खास बात क्या होगी कि उनके डायरेक्शन क्या होने वाले हैं? सर उनके डायरेक्शन जो होंगे ना वो क्या होंगे? सेम। सेम मतलब प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये अगर ये L1 है और ये आपके पास L2 है, तो A1 वेक्टर प्लस में लैम्बडा B वेक्टर, और इसका जाएगा A2 वेक्टर प्लस में लैम्बडा B2 वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा। एक सेकंड, डायरेक्शन सेम होगा। इसको B वेक्टर ले लो, ओके, और इसको भी हम यहाँ पर से B वेक्टर कर देते हैं, और लैम्बडा भी चेंज हो जाएगा। एक सेकंड लीजिए, अरे फिर से 1 लगा दिया मैंने। ओके, हो गया, हो गया, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर डायरेक्शन सेम होगा। यही तरीका है पता लगाने का कि अगर इनका जो डायरेक्शन है ना उनका प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये पैरेलल है वेक्टर बेसिकली, है ना, पैरेलल वेक्टर्स है, तो इनका डायरेक्शन सेम हो जाएगा लाइन का। और उसके बाद आपके पास जो फॉर्मूला बनता है ना, तो सेम फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया अब, क्योंकि B1 और B2 तो है ही नहीं इसके अंदर। तो इस बार जो फॉर्मूला बनता है ना वो बेसिकली क्या बनता है? डिस्टेंस क्या बन जाती है कि A2 माइनस A1 आप निकालोगे, नो डाउट वो तो है अपने पास A2 A1 तो, लेकिन इस बार क्रॉस जो है ना किसके साथ निकल जाएगा? B वेक्टर के साथ, और डिवाइड किससे कर देंगे? B वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो ये आपका फॉर्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ओके सर। एक चीज़ बता देता हूँ, हल्की सी एक छोटी सी मिस्टेक। मान लो कि अपने पास L1 जो है वो कुछ आया, A वेक्टर पॉइंट तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, गड़बड़ अपने पास यहाँ पे होती है। मान लो कि फॉर एग्जांपल लैम्बडा ऑफ I प्लस J प्लस में K आ गया। उसके बाद दूसरी लाइन हमारे पास कुछ ऐसी आई, इसको मान लेते हैं A2 वेक्टर ले लेता हूँ, कोई पॉइंट आएगा वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा एक लिए बस समझा रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में, जैसे मान लो म्यू बराबर में 3i कैप प्लस में
3j कैप प्लस में 3k कैप। ओके, तो यहाँ पर से देखो ध्यान से ना, ये प्रोपोर्शनल है, लेकिन आप बोलोगे सर फॉर्मूले के अंदर बी वेक्टर आ रहा है, तो यहाँ से डायरेक्शन इसका और इसका अलग अलग दिख रहा है ना, बस यही गड़बड़ हो जाती है कई बार जल्दीबाजी में। तो ये गलती मत करना, आपको दिख रहा है प्रोपोर्शनल तो है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब पैरेलल है। लेकिन जब आप बात करोगे सर बी वेक्टर कौन सा लूँ, तो ये लूँ कि ये लूँ, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको गड़बड़ को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लो आप बेसिकली, तो 3 म्यू बन जाएगा और अब आपका ये सेम हो जाएगा। तो ये गलती मत करना, ये सेम बनाना बहुत ज़रूरी है। और इस 3 म्यू को क्या करोगे आप, इसको लिख दोगे m, यानी कि ये अपने आप में कोई ना कोई पैरामीटर बन जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट में कंसिडर कर लेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आपसे ना, क्योंकि हमसे होती है, हम खुद करते हैं। उसके बाद अगर 2 लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करेगी, ऑब्वियसली बात, अगर 2 लाइन्स है ऐसे तो इंटरसेक्ट कर गई है ना, तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है ना वो क्या हो गई है, 0। तो कई बार हम यूज़ कर सकते हैं पता लगाने के लिए कि 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी नहीं करेंगी, कैसे करेंगे, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगी, मतलब ऑब्वियसली बात है न्यूमरेटर 0 होता है, डिनोमिनेटर तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो ऊपर की वैल्यू अगर 0 हो गई है तो बेसिकली क्या बन जाएगा, डिस्टेंस 0, डिस्टेंस 0, तो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी ही। तो अब आगे देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म, यानी वेक्टर फॉर्म ही काम लेते हैं, पर आपको पता तो होना चाहिए, कल को कोई दिखा दे और आपको पता नहीं चले कि ये भी है ना, भूल जाओ कहीं। तो कार्टेशियन फॉर्म जो है वो कार्टेशियन फॉर्म है ना, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वही चीज़ है। अगर 2 लाइन की क्वेश्चन मिल गई मेरे पास इस प्रकार से, ठीक है, L1 L2 मिल चुकी है, तो देखो ऊपर वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वही लिखा पड़ा है। अगर गलती से मैं इधर IJK लिख दूँ, क्या लिख दूँ, IJK, तो आपको निकालना आता है, अगर 2 वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में, मतलब IJK फॉर्म में हो दोनों के दोनों, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट से। तो IJK इधर उसके स्केलर कंपोनेंट्स पहले वेक्टर के, मान लो कि अगर मेरे पास ये B1 क्रॉस B2 लिखा होता है, तो सर यहाँ पर से जो पहला वेक्टर है ना, उसके स्केलर कंपोनेंट्स IJK के आगे वाले वो पहले लिखते हैं और बाद वाले के बाद लिखते हैं। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा डिटरमिनेंट में वो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस के कारण चेंज हो जाएगा, बस इतना ही फर्क आता है, ठीक है, क्योंकि ये रोज चेंज रहेंगे। आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पता है ना, अगर रोज इंटरचेंज होते हैं या कॉलम्स इंटरचेंज होते हैं दूसरे के साथ, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में मात्र माइनस का फर्क आता है। ओके, तो बस ये वही चीज लिखा पड़ा है। लेकिन आप बोलोगे सर वेक्टर में IJ क्या रहा, तो ये क्या है, देखो बेसिकली NCERT में इसके बारे में लिखा नहीं पड़ा, लेकिन ये जो चीज लिखा पड़ा है ना, ये जो चीज लिखी पड़ी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। ऐसे ऐसे लिख देता हूं मैं, एक छोटा सा लिखने का ढंग है, इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। अभी NCERT में इसका नाम नहीं है, बस लिखा पड़ा है। या फिर इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके सर, क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप एक वेक्टर का डॉट कर रहे हो किससे, 2 वेक्टर जिनका क्रॉस हो चुका या होगा। बेसिकली इस चीज को लिखने का तरीका है, पहला वेक्टर डॉट बाकी 2 का क्रॉस। तो ये वही तो लिखा पड़ा है, देखो नीचे तो B1 क्रॉस B2 लिखा पड़ा है, और ऊपर जो ये है ना, ये बेसिकली क्या है, डायरेक्शन है ना। ये क्या है, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन नहीं है, ये अपने पास जो 2 पॉइंट है ना अलग अलग, A2 - A1, ये बेसिकली जो लिखा पड़ा है, अगर मैं इसको टेक्निकली लिखूं मैथमेटिकली वेक्टर फॉर्म में जो हमने पीछे पढ़ा है, तो ये लिखा पड़ा है A2 - A1, उसके बाद B1 और B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई मेरी बात, कि ये जो चीज लिखा पड़ा है ना, जो हमने पीछे पढ़ा वेक्टर फॉर्म में, वो यही लिखा पड़ा है, A2 - A1 वेक्टर। ओके, उसके बाद B1 क्रॉस B2। तो इस चीज को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। और नीचे जो लिखा पड़ा है ना, ये मैग्नीट्यूड लिखा पड़ा है किसका, B1 क्रॉस B2 का। तो मैं यूटिलाइज करता ही नहीं, बहुत लंबा फॉर्मूला है। उसके बाद लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो बात वही है ऊपर का, अगर वेक्टर वाली फॉर्म में बात करूँ तो A2 - A1 है ना, डॉट B1 क्रॉस B2, ऊपर वाली वैल्यू 0 हो रही थी, तो ये वही चीज लिखी पड़ी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। देखो होता क्या है कि हमें है ना, इनमें क्वेश्चन आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो चलो ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप 0 कर दोगे। पर अगर मैं पूछूं कि भैया ये दोनों कट कहाँ पे कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो, ठीक है,
तो वो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये तरीका पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोलूँ एक लाइन मेरे पास है, मुझे इस पर एक पॉइंट एज्यूम करना है, मान लो फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, तो क्या हम यहाँ पर से एज्यूम कर लेंगे 3D के अंदर? तो x y z लेना सही नहीं है, क्योंकि 3 अननोन्स आप घुसा रहे हो, तो भैया निकालने में मेहनत लगेगी बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो मेरी बात? इतना ही चीज़ों को फैलाओ रायता जितना समेट सको। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर से कोई लाइन की इक्वेशन अगर आपको मिल रही है, फॉर एग्जांपल मैंने वेक्टर फॉर्म का एक एग्जांपल ले लिया है, आर वेक्टर बराबर में, अब देखो खुद ही स्टैंडर्ड फॉर्म पॉइंट प्लस लैम्डा इनटू डायरेक्शन, तो ये इसका बी वेक्टर है और ये बन गया आपका ए वेक्टर जो कि पॉइंट। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस लाइन की इक्वेशन फिलहाल ये है, तो इस पर अगर आपको पॉइंट चाहिए तो कैसे एज्यूम करोगे? तो यहाँ पर से आर वेक्टर बराबर में क्या लिख लेते हैं, 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में -5, एक सेकेंड ये मिस टाइप हो गया, k कैप है 5k कैप, ठीक है। इसमें लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा i कैप प्लस में लैम्डा 7j कैप प्लस में लैम्डा 4k कैप। अब इसमें से i कैप और j कैप और k कैप को मर्ज कर एक नया वेक्टर बना दो और वही आपका एक ऐसा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा जो उस लाइन पर क्या करेगा, लाई करेगा। तो i कैप कॉमन ले लो तो 2 प्लस लैम्डा i कैप बन गया। उसके बाद इसमें से j बाहर आ जाएगा, तो j बाहर आएगा तो बनेगा 3 प्लस में 7 लैम्डा। उसके बाद यहाँ पर से प्लस अंदर क्या बनेगा, -5 प्लस में 4 लैम्डा इंटू के कैप। मेरी बात समझ में आ गई? तो देखो ये अपने आप में वही एक वेक्टर फॉर्म बन गया और यही आपका एक आर्बिट्ररी पॉइंट है जो इस पर आप एज्यूम करोगे तो इक्वेशन आपको मिलेगी, तो आपको पॉइंट ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा। तो अगला आपके पास आ रहा है कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म ये लिखी पड़ी है ये वाली। अब इसको कन्वर्ट करना है, इसमें लेना आपको आर्बिट्ररी, तो कैसे लोगे? तो सबसे पहली चीज मैंने आपको जो स्टार्टिंग बताई थी, सबसे जरूरी चीज है स्टैंडर्ड फॉर्म से होनी चाहिए। तो देखो इधर x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एकदम सही है, एकदम सही है, उसके कोफिशिएंट क्या है, 1 है पॉजिटिव में। तो ये तीनों रेशियो किसके बराबर हो जाएंगे, लैम्डा म्यू वगैरह किसके बराबर ले सकते हो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसको इसके इक्वेट कराओ, इसको इसके इक्वेट कराओ और इसको इसके इक्वेट कराओ, तो यहाँ से अपने पास जो है इक्वेशन बनेगी। तो देखो x प्लस 1 अपॉन 1 को लैम्डा के क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 1 इंटू लैम्डा, तो x प्लस 1 बराबर क्या बन गया, एक तो लैम्डा, ठीक है। इधर से इसको एक बराबर कराऊंगा तो y प्लस 1 2 इंटू लैम्डा, तो y प्लस 1 बराबर में 2 लैम्डा बन गया। इधर से कराऊंगा तो z माइनस 1 अपॉन -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z माइनस 1 बराबर में माइनस लैम्डा। अब आप x y z आर्बिट्ररी पॉइंट निकाल लो, तो x बराबर क्या बन जाएगा, 1 प्लस लैम्डा, इधर से y बराबर क्या बन जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 1, और इधर से z बराबर क्या बन जाएगा, 1 माइनस लैम्डा। तो आप यहाँ पर से x y z यानी एक पॉइंट आ गया ना, वही चीज़ तो बना पड़ा है, देखो ध्यान से। इस प्रकार से ये आपका x y z वेक्टर फॉर्म बनानी तो i j के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया है जो आर्बिट्ररी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में। क्लियर? तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जहां पर हमें पहुंचना था। पहला केस स्टडी आ गया है आपके सामने, जल्दी से हम अटेम्प्ट करते हैं, जो भी हमने बातें सीखी उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला केस स्टडी आपके पास दिख रहा है यहाँ पर से। पहला केस स्टडी जो है हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कि 2 मोटरसाइकिल्स हैं। कैसी मोटरसाइकिल है? 2 मोटरसाइकिल्स हैं, एक का नाम है x, एक का नाम है सर y, और दोनों के दोनों रनिंग एट द स्पीड मोर देन अलाउड स्पीड, यानी कि जितनी स्पीड अलाउ कर रखी है ना उससे ज़्यादा चल रही हैं, वो तो होता ही आज के टाइम में। तो रोड अलोंग द लाइंस, यानी कि जो हमारे पास रोड है ना जहाँ पर बाइक चल रही है वो अपने आप में एक लाइन की तरह ट्रीट करा गया है, और उनकी इक्वेशन आपको दे रखी ये रही, एक और दूसरी ये रही, दोनों अलग अलग बाइक है, रोड पे जा रही हैं, उन रोड की इक्वेशन आपको दे रखी है। तो यहाँ पर से पहली इक्वेशन आर वेक्टर बराबर में लैम्डा इंटू में आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और दूसरी इक्वेशन है आर वेक्टर बराबर में 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस में म्यू इंटू में 2i कैप प्लस j कैप प्लस के कैप। तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। चलो पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन को ही समझ लेते हैं। तो जो पहली इक्वेशन हमारे पास है उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी इक्वेशन क्या थी, आर वेक्टर बराबर में पॉइंट ए वेक्टर होता है प्लस में लैम्डा इंटू में डायरेक्शन होता है आपका बी वेक्टर, यही होता है सर। यहाँ पर से उसके हिसाब से मुझे बताओ कि पहली जो इक्वेशन है ना वो किस पॉइंट से पास हो रही है। तो इसका जो पॉइंट आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, यहाँ पर ले लेता हूँ, इसका पॉइंट आएगा 0 0 0, ठीक है, क्योंकि इसमें ए वेक्टर है ही नहीं। उसके बाद लैम्डा के साथ जो चलता है उसका क्या होता है, डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन क्या है अपने पास, डायरेक्शन है सर इसका यहाँ पर से
आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस k कैप। तो इसको पॉइंट फॉर्मेट में कर लेते हैं, तो ये आएगा 1 2 और -1, ये आ गया 1 2 और -1। ऐसे यहाँ पर से मुझे बताओ इसका जो पॉइंट है वो क्या आएगा, इसका पॉइंट आएगा आपके पास 3,3 और k कैप का कंपोनेंट है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। उसके बाद इसका डायरेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा सर, डायरेक्शन आएगा इसका 2 1 1। ओके, आ गया सिंपल सा। तो हमारे पास कुछ बातें हमने निकाल दी। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन अलोंग विच मोटरसाइकिल x इज रनिंग। तो यानी आपको बताना है कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है किसकी, जिसपे मोटरसाइकिल x रन कर रही हो। तो यहाँ पर से x वाली इक्वेशन ये रही वेक्टर फॉर्म में, तो आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। तो मुझे बताओ यहाँ पर से इसका जो पॉइंट है, तो हमारी इक्वेशन याद है आपको क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन में a बराबर में y माइनस y1 अपॉन में b और लास्ट आता है z माइनस z1 अपॉन में c। सर दिस इज द इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर से x1 y1 z1 पॉइंट होते हैं और a b से क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पर से इसका पॉइंट क्या है, 0 0। तो यानी कि मैं x1 y1 z1 की इक्वेशन को क्या रख दूंगा, पॉइंट्स को क्या रख दूंगा 0। तो x माइनस 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद बराबर में y माइनस 0 भी हो जाएगा और इधर आ जाएगा बराबर में z माइनस 0। तो नीचे की तरफ डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज कैसा डायरेक्शन है, 1 2 -1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 2 -1। तो मैच कर लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन अगर अपन को मिल रहा है, तो x अपॉन 1 y 2 z माइनस 1। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा आ गया है, बी आ गया है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन याद आ गया आपको, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में क्या फर्क होता है, डायरेक्शन रेशियोज इन्फिनिटी होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन एक लाइन के कितने होते हैं, 2, एल एम एन या माइनस एल माइनस एम माइनस एन। ठीक है, डिपेंड करता है 2। डायरेक्शन कोसाइन एक यूनिट वेक्टर निकालने के बाद यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं ना, वही आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज कोई भी नॉर्मल वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर नहीं है, उसके आगे जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पर से मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन पूछा जा रहा है कौन से की, मोटरसाइकिल एक्स का। तो मोटरसाइकिल एक्स जो है ना उसका डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, नहीं डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं इसके, जो इसका डायरेक्शन है वो आपके पास है 1 2 -1। तो मुझे बताओ कि x के डायरेक्शन रेशियो क्या है। पहले तो सर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज जो ऑफ x हैं वो है हमारे पास कितना, 1 2 1 2 -1। तो आपको इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के आगे डायरेक्शन कोसाइंस रहते हैं। चलो मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ बिना वेक्टर के, है ना। डायरेक्टली क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, पहले तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लो। 1 अपॉन में नीचे आएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरा आएगा अपने पास यहाँ पर से क्या, 2 अपॉन में सेम मैग्नीट्यूड आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर। उसके बाद तीसरा आएगा यहाँ पर से कितना, -1 डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या आंसर आएगा, देखिए 1 अपॉन में इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 1 + 1 यानी कितना आएगा, √6। उसके बाद इधर कितना आएगा, 2 अपॉन में √6। उसके बाद इधर कितना आएगा, -1 अपॉन में √6। तो यहाँ पर से अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन कोसाइंस तो आपने 2 बताए थे। बिल्कुल अपने पास 2 है, पर आप कोई भी आंसर थ्रो कर सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो। तो अभी आंसर के हिसाब से देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, बाकी प्लस माइनस आप लगा सकते हो। तो 1/√6 2/√6 और -1/√6 किस में दिख रहा है, ये तो वैसे रिजेक्ट है ना, इनमें तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर से इन दोनों में आ रहा है, लेकिन आप चेक कर लो 1 2 -1, तो 1 2 -1 ये आपका डी मैच कर रहा है, 1 2 -1। ठीक है, अब यहाँ पर से हमें ये चीज़ देखनी है कि 2, अगर आप बोलते हो सर ये वाला आ सकता है क्या, है ना, क्योंकि आपको पता है ये प्लस वाला वर्जन है। तो अगर आप माइनस लगाओगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करो सबको, तो ये बनेगा -1 -2 और +1। तो -1 -2 +1, तो देखो ये भी गड़बड़ है, तो वैसे ही गलत है ना, तो सी भी रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये दोनों में से भी कोई सा भी नहीं बन पा रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। -1 -2 और 1, -1 -2 और 1 आना चाहिए, तो ये गलत है। ओके, तो फिलहाल ये MCQ बेस्ड है, वैसे डिस्क्रिप्टिव भी आता है आज के टाइम में। क्लियर, तो मैं आपको आंसर समझाने के लिए MCQ बेस्ड बना के लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन अलोंग विच मोटरसाइकिल वाई इज रनिंग, यानी कि आपकी जो मोटरसाइकिल वाई है ना वो चल रही है, उसके डायरेक्शन रेशियोज बता दो तो क्या होंगे। तो यहाँ पर से ये लाइन लिखी पड़ी है मेरे पास वाई की, अब इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो ये लिखा पड़ा है सर। डायरेक्शन वेक्टर जो है उसके आगे स्केलर कंपोनेंट देख लो तो वो आएंगे आपके पास कितने, 2 1 1। सिंपल सा है, तो कंपेयर कर दिया हमने 2 1 1, तो 2 1 1 है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, ऑप्शन डी के अंदर। ओके, इजी एकदम। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइन, यानी कि दो लाइन से तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, याद है क्या आपको? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्क्यू लाइंस। अब आप चेक कर सकते हो कि लाइंस पहली बात तो पैरेलल है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, डायरेक्शन देख लो। तो इसका डायरेक्शन क्या है, ये प्रोपोर्शनल है, मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या बराबर आ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली चेक कर लो 1/2, ठीक है, 2/1, तो 1/2 2/1 के बराबर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब ये दोनों की दोनों जो एक्स और वाई लाइंस है ना यहाँ पर से वो पैरेलल नहीं है। तो ये कौन सा वाला केस बन गया, स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपको, स्क्यू लाइंस, ठीक है। चलो निकालते हैं, फॉर्मूला याद है क्या आपको, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं पहली चीज़। तो डिस्टेंस डी बराबर में फॉर्मूला था a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आपको डॉट करना है किसके साथ, इन दोनों के डायरेक्शंस के, b1 क्रॉस b2 और डिवाइड में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही था। तो बस यहाँ पर से पहली चीज़ तो आप पॉइंट निकाल लो, a1 a2 कहाँ पर है। तो मैंने आपको बोला था अगर आप इसको लाइन 1 ले रहे हो, इसको लाइन 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर से पहला वाला बनेगा a1 पॉइंट, इधर से आएगा a2 पॉइंट, इधर से आएगा b1, इधर से आएगा b2। तो पहली चीज़ तो आप लिख लो यहाँ पर से कि a1 हमारे पास कितना है, a1 कितना आएगा। तो मैं पॉइंट फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, वेक्टर में लिखना है वेक्टर में लिख लो जो मर्जी, तो चलो वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a1 कितना आएगा, तो इसमें तो 0 0 आएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद इधर से क्या आएगा, तो a2 वेक्टर कितना आएगा, a2 वेक्टर, ठीक है, a2 वेक्टर जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहां से निकाल लेते तो आएगा 3 3 0, ठीक है। उसके बाद b1 यहां से आ जाएगा, तो b1 ये रहा b1 आएगा यहाँ पर से, इसका डायरेक्शन कितना है 1 2 -1, ठीक है सर। उसके बाद b2 यहाँ पर से आ जाएगा कितना 2 1 1। तो पहली चीज़ तो आपको इस तरीके से लिख लेना है। अब आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखो या वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इनके आगे i j k लगा दो, बस सिंपल से डायरेक्शन दे दो कुल मिला के। तो 2 1 1 ये आ गया मेरे पास a2 b2 b1 b2 सब आ गए। अब आप यहाँ पर से फटाफट से पहली चीज़ तो a2 - a1 निकाल लो, उसके बाद b1 और b2 का क्या करना है आपको क्रॉस। तो पहले a2 - a1 कितना है वो निकालना है, तो a2 - a1 इधर निकाल लेते हैं, a2 - a1। तो a2 - a1 कैसे निकालेंगे पता है हम लोगों को, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो यहाँ पर से 3 - 0 कितना आ गया 3, उसके बाद इधर 3 - 0 फिर से 3 आ गया, फिर 0 - 0 कितना आ गया 0। तो ये आपके पास आ गया a2 - a1, ओके। अब b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, तो b1 क्रॉस b2, और आपको पता है कि नहीं पता, अभी स्टार्टिंग में बताया था क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, कि यहाँ पर से डिटर्मिनेंट निकालेंगे i j और ये क्या आ जाएगा k। तो पहली चीज b1 के कंपोनेंट्स देख लेते हैं, इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या है। तो b1 हमारे पास ये रहा 1 2 -1 आ गया सर। उसके बाद यहाँ पर से b2 का कितना आएगा 2 1 1, ठीक है। अब इसको डिटरमिनेंट सोल्व कैसे करते हैं, हम पहली वाली रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट को। तो पहली चीज तो i कैप, उसके बाद माइनस, इधर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर से कोफैक्टर निकाल रहे हैं ना, माइनस आता है, ये प्लस माइनस प्लस होता है, यानी माइनस आ गया और बाहर क्या जाएगा जे कैप। उसके बाद तीसरा आएगा प्लस में के कैप का कंपोनेंट, ओके। चलो जल्दी से निकालते हैं यहाँ पर से। तो आई कैप के अलोंग अगर मैं जाऊँगा तो ये और ये रो तो गई, तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 2 1 जा 2, फिर माइनस, फिर ये हो जाएगा -1, तो 2 -1 कितना हो जाएगा 3, तो ये आ गया आपका 3। उसके बाद जे कैप का क्या आएगा, तो जे कैप का कंपोनेंट कितना आएगा 1 इंटू में कितना माइनस और -2, तो वो -2 +2 बन जाएगा, तो 1 + 2 फिर से यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। उसके बाद जो के कैप आएगा वो क्या आएगा 1 इंटू 1 2 2 जा 4, तो 1 -4 कितना आ गया 1 -4 हो गया कितना -3, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, के कैप आएगा तो 1 1 -4 कितना हो गया -3। तो हमारे पास जो b1 क्रॉस b2 है वो आ गया 3i कैप -3j कैप प्लस माइनस में
3 के कैप, ये आ गया मेरे पास B1 क्रॉस B2। तो अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में इसको रखना है। तो आप मुझे बताओ A2 माइनस A1 का डॉट भी निकालना पड़ेगा आपको और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो मैं मैग्नीट्यूड तो यही निकाल लेते हैं, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड लगे हाथ निकाल ही चलो। तो यहाँ पर से कितना आएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पर से इन दोनों के आई जे के स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया सर, ये सिंपल सा है 3 3 3, तो ये जाएगा कितना 9 9 और ये कितना जाएगा 9। तो 9 9 9 कितना जाएगा जुड़ के रूट में 27। तो रूट 27 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आएगा कितना 3 रूट 3, ठीक है। कितना जाएगा 3 रूट 3 आ गया। अब यहाँ पर से हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1 अपने पास कितना है 330, तो यानी कि इनका डॉट निकालना पड़ेगा। निकालते हैं पहले डॉट, A2 माइनस A1 का डॉट कर रहा हूँ किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ, ओके। चलो तो यहाँ पर से A2 माइनस A1 कितना है 330, है ना। तो मैं इसको अब की बार लेता हूँ आई कैप फॉर्म में, प्लस 3J प्लस में 0 के लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं लिख देता हूँ चलो। उसके बाद यहाँ पर से B1 क्रॉस B2 अपने पास ये रहा, कितना है यहाँ पर से 3 माइनस 3 माइनस 3, तो इसका भी आउट कर देते हैं 3 माइनस 3 और माइनस में 3, ठीक है। चलो तो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं जल्दी से ना। तो देखो आई कैप अपना 1 होता है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 9, कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9। उसके बाद इधर से 3 इंटू माइनस 3 कितना जाएगा, वो जाएगा माइनस का 9, ओके। उसके बाद 0 इंटू 0 से जो टकराएगा कितना बन जाएगा 0, तो ये फाइनली माइनस 9 कितना बन जाएगा 0। तो देखो अब यहाँ पर से ऊपर का ये जो चीज़ है 0 आ चुकी है, तो डिवाइड में आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 0 डिवाइड बाई 3 रूट 3 बनेगा। तो डिस्टेंस आपकी बेसिकली कितनी आएगी 0 डिवाइड बाई में 3 रूट 3, तो अल्टीमेटली आएगा तो कितना 0। तो इसका मतलब यहाँ पर से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आ रही है 0 आ रही है नहीं आ रही। अब 0 डिस्टेंस आ रही है, इसका मतलब दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। अब स्टार्टिंग में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा था, तो अगर आप उसका यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, पर मैं आपको बोलूँगा कि क्लास 12th में तो आप इस तरीके से करें, डिस्क्रिप्टिव पूरा ढंग से, ऐसे A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 अलग अलग निकाल के उसके बाद फॉर्मूले में लगाओ और आंसर लेके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर से इस पे, ठीक है। तो द मोटरसाइकिल्स विल मीट विद एन एक्सीडेंट, यानी कि वो आपसे कह रहा है कि दोनों के दोनों मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाएगा, तेज चलाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा और क्या होगा, यानी कि ये मिलने की बात कर रहा है। अब मिलने का मतलब बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब शॉर्ट में बोलता हूँ POI, ठीक है। अब क्योंकि आपने देख लिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होती है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों लाइन कट तो कर रही हैं, लेकिन वो पूछ रहा है आपसे किस पॉइंट पे कट कर रही है, तो आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। और पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप एक काम करो, डिस्क्रिप्टिव में बात कर रहे हैं ना अपन लोग, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर से दोनों के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक लाइन है ये वाली, कौन सी लाइन है ये वाली, तो इस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर मुझे मार्क करना है, ठीक है। ये आपके पास L1 ले लेते हैं और एक दूसरी लाइन ले लेता हूँ सर, कितना L2, कर लेते हैं L2, तो लाइन L2 ले लेते हैं, ये L2 लाइन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर से इनके ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेट कर लेते हैं। आर्बिट्रेरी पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, यहाँ पर से या तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या वेक्टर फॉर्म में कर लो। तो देखो अगर आप निकालोगे तो इसमें जो पॉइंट आएगा वो कैसे निकलेगा, वो हमारे पास ऐसे निकलेगा कि यहाँ पर से 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप आएगा। तो उसमें से जब आप इसको कॉमन लोगे तो अल्टीमेटली इसमें जो पॉइंट आएगा ना, वो सिंपल सा क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा इस पर कोई पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, देखो यहाँ से आएगा लैम्बडा, तो बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा I कैप, ठीक है, और बाहर क्या चलेगा इस पर लैम्बडा। उसके बाद यहाँ पर से प्लस में 2 देखो यहाँ पर से पॉइंट क्या आएगा, तो आप 0, आपको क्या करना है, इसको एक वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस प्रकार से कि I कैप J कैप और K कैप आ जाए, तो उसके आगे जो स्केलर कंपाउंड्स होंगे ना, वही आपका जनरल आर्बिट्रेरी पॉइंट बनता है। तो यहाँ पर से 0 प्लस में क्या आएगा लैम्बडा I कैप, तो यहाँ पर से 0 I कैप प्लस लैम्बडा I कैप में से मैं कॉमन लूंगा I कैप बाहर, तो बेसिकली क्या बनेगा, सिंपल सा लैम्बडा आएगा, क्या आ जाएगा इसमें लैम्बडा। उसके बाद इधर से क्या आएगा, तो इसमें क्या आएगा आपके पास J कैप 0 J कैप प्लस में अंदर जाएगा लैम्बडा में 2 J कैप,
तो यानी कि आपके पास जो कॉमन आएगा वो आपके पास कितना आएगा 2 लैम्बडा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से आएगा माइनस लैम्बडा के कैप, तो 0 माइनस लैम्बडा के कैप आएगा, तो उसमें से आप कॉमन लोगे के कैप बाहर, तो अंदर बनेगा माइनस का लैम्बडा। तो एक पॉइंट तो आपके पास ये आ चुका है इसके ऊपर, ठीक है। आप लिख के कर सकते हो सिंपल सा इसमें। अब मैं इसमें लिख के बताता हूँ आपको ना, जिनको समझ में दिक्कत आ रही हो। देखो यहाँ पर से देखते हैं, तो यहाँ पर से जब आप कॉमन लोगे, मैं स्टार्टिंग में आपको समझाया था, तो आप देखो यहाँ पर से इसमें 3 i कैप और इसमें से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 म्यू आई कैप आएगा। तो दोनों में अगर आई कैप मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बनेगा यहाँ पर से 3 प्लस में 2 म्यू, 3 प्लस में 2 म्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से जे कैप और जे कैप को कॉमन लेंगे, तो बाहर जे कैप आ जाएगा और अंदर कितना बनेगा, अंदर बनेगा यहाँ पर से 3 और प्लस में कितना आएगा, ये म्यू इंटू 1 बनेगा, तो 3 प्लस म्यू आ जाएगा यहाँ से एक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद लास्ट आएगा अपने पास कितना, के कैप। अब के कैप का कंपोनेंट क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर से इधर के कैप 0 है ही नहीं ना, इसके अंदर नहीं है। उसके बाद इधर से आएगा कितना, म्यू के कैप, तो सिर्फ 0 प्लस म्यू बनेगा। अब 0 को तो क्या लिखे, तो सिंपल सा ये आ गया आपके पास आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया, क्या आ गया, पॉइंट। तो यहाँ से दिस इज द पॉइंट, और पॉइंट को आप जब नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो बोलोगे 3 प्लस में 2 म्यू, 3 प्लस में 2 म्यू, कॉमा में 3 प्लस में म्यू, और इधर जाएगा कितना, म्यू। तो ये आ गया आपका कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर से इस पॉइंट को मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं पिंक कलर से। तो ये आ गया आपके पास 3 प्लस में 2 म्यू, कॉमा में 3 प्लस में म्यू, कॉमा म्यू। अब इस पॉइंट को, अब देखो अगर ये दोनों लाइन कट कर रही है, क्या कर रही है, दोनों कट करेंगे, कट करेंगी ना, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो क्या करेंगे, दोनों की दोनों वैल्यू सेम होगी। अरे सिंपल सी बात है भाई, जब ये दोनों कट करेंगे ना, तो ये कट करेंगे तो जो पॉइंट है वो कॉमन हो जाएगा, और पॉइंट कॉमन होगा तो उसके जो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये कट ही कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पर से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, मान लो P है और ये Q है, तो यहाँ पर से कोऑर्डिनेट ऑफ P और Q क्या हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे, क्या बताओ। क्योंकि जब कट ही करेंगी तो दोनों के दोनों किसी पॉइंट पे तो कट करेंगी दोनों के दोनों, और वो दोनों पॉइंट जो है दोनों लाइन के ऊपर होगा, यानी कि वो एक ही पॉइंट होगा इनका कॉमन सॉल्यूशन, और उसके कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। तो यहाँ पर से मुझे बताओ, यहाँ पर से इसका पहले वाले का है लैम्बडा 2 लैम्बडा कोमा माइनस लैम्बडा, ठीक है। उसका इधर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3 प्लस में 2 म्यू, कोमा 3 प्लस म्यू, कोमा म्यू। तो अब आपको बचपन वाली बात याद आनी चाहिए कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसका वाई कोऑर्डिनेट बराबर होगा, इसका जेड कोऑर्डिनेट बराबर होगा। ये ऑर्डर ट्रिपलेट है, जब बराबर होंगे, जब इनके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई हमारे पास, लैम्बडा बराबर में, इक्वेट करा दो इसको इसके साथ, तो लैम्बडा बराबर में 3 प्लस में 2 म्यू, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से तैयार हो जाएगी, दूसरी यहाँ से बनेगी 2 लैम्बडा बराबर में 3 प्लस में म्यू, उसके बाद माइनस लैम्बडा इक्वल टू म्यू। तो देखो आपके पास 3 वेरिएबल नहीं है, इक्वेशन 3 है पर वेरिएबल कितने हैं, 2 है। तो आप कोई सी भी 2 इक्वेशन यूज कर लो, उसके बाद जो भी लैम्बडा म्यू की वैल्यू इन दोनों से निकल के आएगी 2 से, उसको तीसरे में सेटिस्फाई करवा लो। अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब लाइन कट करेंगे। अब देखो हम लोगों ने पता तो कर ही लिया पहले की लाइन कट करेंगे, इसका मतलब 100% इसमें सेटिस्फाई होगा ही होगा। इसका मतलब आप कोई सी भी 2 इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वहीं से आपके पास क्या जाएगा, लैम्बडा म्यू की वैल्यू किसी भी एक में पुट करके आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो, जहां पर ये लाइन दोनों को क्या करेगी, कट करेगी। तो यहाँ पर से एक काम करते, आसान सी इक्वेशन लेते हैं। तो मेरे ख्याल में आसान कौन सी लग रही है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से इधर से देखो इस इक्वेशन को उठाते हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों से आराम से निकल जाएगा। तो म्यू की वैल्यू माइनस लैम्बडा इसे पुट कर दो, तो म्यू की वैल्यू जो माइनस लैम्बडा है उसमें पुट कर लो। तो यहाँ पर से 3 प्लस में 2 इंटू में माइनस लैम्बडा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सर कितना आएगा, तो -2 लैम्बडा इधर आएगा तो कितना बनेगा, 3 लैम्बडा, इधर रह जाएगा 3, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। जब लैम्बडा की वैल्यू 1 आ गई है तो आप खुद बताओ इधर से हमारे पास म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस लैम्बडा, मतलब माइनस का कितना जाएगा, 1। तो अपने पास म्यू और लैम्बडा की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको चेक नहीं कराना कि इसमें सेटिस्फाई होगी नहीं होगी,
बाकी आप चेक करा के देख लो, रख के देख लो, देखो लैम्बडा इंटू 1 2 बनेगा, इधर बनेगा कितना 3 माइनस 1 तो 2 बराबर 2 है। तो वो चेक करने का तरीका होता है कि कट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अब तो कट कर चुकी है, इसका मतलब यहाँ पर से ये 100% सही होगा तीसरे वाले क्वेश्चन के भी। अब अपने पास उसने पूछा कोऑर्डिनेट बताओ, तो कोऑर्डिनेट्स आप है ना या तो इसमें रख दो या आपका इसमें रख दो। तो देखो इसमें आसान है, तो मैं यहाँ पर से पी पॉइंट में रख लेता हूँ। तो जैसे ही पी पॉइंट में रखूंगा किसकी वैल्यू, लैम्बडा की वैल्यू है ना, पुट कर दो लैम्बडा। तो यहाँ पर से पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे निकाल दो। तो लैम्बडा की वैल्यू 1 आई पड़ी अपने पास, तो इसमें रख दो। तो 1 2 इंटू 1 कितना बनेगा 2 बनेगा, और इधर बन जाएगा कितना -1। तो यानी कि आपके पास जो पी ओ आई आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 2 -1। तो ऑप्शन के अंदर है अपने पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट केस स्टडी लेते हैं जल्दी से। ठीक है भाई, आ जाओ केस स्टडी 2 स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी 2 क्या है, अगर मेरे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 डायरेक्शन रेशियोज हैं दो लाइंस के, दो लाइन है अपने पास, उनके डायरेक्शन रेशियोज है, पहला A1 B1 C1, दूसरे का है A2 B2 C2। लाइन है रखी है L1 L2, तो ये अपने पास लाइन L1 L2 है, L1 L2 ऐसे दिखा रखा है बस, है ना। अब ये कह रहा है कि L1 L2 पैरेलल होती है, कब होती है, अब आपको तो बताओ लाइंस पैरेलल कब होंगे, जब उनके डायरेक्शंस क्या होंगे, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब A1 अपॉन B1 बराबर A2 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 होता है, वो आपको उसने बता दिया, टेंशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद L1 L2 परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, यानी कि उनके बीच का जो कॉस थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगी मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो उसका एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तभी तो परपेंडिकुलर होती है लाइन। सिंपल सी चीज़ है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन कोस 90 कितना होता है 0, और कोस 90 0 होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना जाएगा 0। तो यानी कि 0 आएगा तो ऊपर का जो आपका डॉट प्रोडक्ट का जो बनेगा ना, ऊपर का प्रोडक्ट का, तो ए डॉट बी होता है, तो वो जो आएगा वो कितना जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो उसके कारण हमारा कार्टेशियन फॉर्म के हिसाब से जो वेक्टर फॉर्म हमारी होती है, उससे कार्टेशियन फॉर्म जो बनेगी उसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम कितना जाएगा 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट करते वक्त सर। ठीक है, अब यहाँ पर से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि L1 M1 N1 और L2 M2 N2 अगर डायरेक्शन कोसाइंस होंगे L1 N2 के, तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो फर्क नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन बार बार बता रहा हूँ, यूनिट वेक्टर के आगे जो स्केलर कंपोनेंट लिखे जाते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो वो डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको दे रखे हैं तो बताओ L1 जो है ना परपेंडिकुलर L2 के कब होगी, तो परपेंडिकुलर कब होगी, जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। अब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा तो आपको पता है नहीं पता, L1 I कैप प्लस में L और उसके बाद आएगा M2 J कैप प्लस में L1, सॉरी एक मिनट, L1 L2 चल रहा है ना अपना, तो यानी अपने पास जो इसका बनेगा L1 का डॉट करूंगा इसके साथ, तो है ना, तो यहाँ पर से परपेंडिकुलर आएंगे तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। सिंपल सिंपल चीज़ है, तो यानी कि L1 L2 M1 M2 और N1 N2 कितना आएगा इसका आंसर A। सिंपल यही चीज़ लिखी पड़ी इधर, डायरेक्शन रेशियोज को रिप्लेस करा दो, A1 A2 B1 B2 C1 C2 से कितना L1 L2 M1 M2 N1 N2, तो कितना बन जाएगा 0। तो ऑप्शन कितना आएगा इसका A आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है कुछ ऐसा ही कि L1 M1 N1 L2 M2 M2 अगर डायरेक्शन कोसाइंस है L1 L2 के, तो L1 L2 के पैरेलल होगी, कब होगी, तो लाइंस अगर पैरेलल होगी तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर से ये A तो और B तो वैसे हटा दो, प्रोपोर्शनल में यही ऑप्शन है। तो चेक कर लेते हैं एक बार से, ये कि तो L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन N2 बराबर N1 अपॉन M2, तो बिल्कुल सही जवाब क्या आएगा इसका C आएगा सर। ठीक है, अगला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का। इसमें दो आते हैं क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बाद इमेज ऑफ दैट पॉइंट जिस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रहे हो। तो थोड़ा सा इसको पिक्चराइज कर लेते हैं। तो मान लो ए पॉइंट अपने पास यहाँ पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 1 और 1। तो आप यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रहे हो, एक लाइन है अपने पास ना, लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रहे हो। तो लाइंस जो है यहाँ पर से क्या है x माइनस 3 अपॉन 1, x माइनस 3 अपॉन 1 है, इधर कितना है y माइनस 2 अपॉन 1 है, इधर कितना है z माइनस 5 अपॉन में कितना आ रहा है सर 1 आ रहा है। ओके, तो ये अपने पास लाइन बन गई है। अब ये कह रहा है कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। तो देखो सिंपल ये चीज़ है, आपको बेसिक सी बात है, इस पर एक पॉइंट निकलना है, उसके कोऑर्डिनेट बताने, जो यहाँ पर से इससे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रहा हूँ तो वो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप है उस पॉइंट
के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो ये बेसिकली आप मान लो ये पॉइंट आपका कितना है, P मान लेते हैं। तो आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, जहाँ पर से A पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रहे हो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर P है, उसके कोऑर्डिनेट बताने। अब आप कैसे करोगे, देखो आप सिंपल चीज़ ये समझ लो कि हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपसे मैं बोलूँ कि अगर एक वेक्टर है AP वेक्टर, वो इस लाइन के पर क्या है, एक तरह से परपेंडिकुलर है, तो लाइन का खुद का कुछ नहीं होता, लाइन का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका डायरेक्शन बताओ कितना आएगा लाइन का, तो लाइन का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो आपको पता नीचे जो लिखे पड़े हैं, पहली चीज़ इक्वेशन की फॉर्म सही है क्या देख लेते हैं। तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 एकदम सही है। यहाँ पर से x y z के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए पॉजिटिव, एकदम करेक्ट है। तो यहाँ से देखो 3 2 1, तो पहली चीज़ तो आप यहाँ भी बता सकते हो कि एक आर्बिट्ररी पॉइंट जो आएगा ना, वो भी आप लिख सकते हो। आर्बिट्ररी पॉइंट क्या है, या जिस ये लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है वो आ जाएगा 3 2 5, और डायरेक्शन रेशियोज कितने आ गए इसके 1 1, तो इसका जो डायरेक्शन आ गया वो आपके पास कितना आ गया, 1 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर से AP जो है ना, AP वेक्टर है, वो इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है 9 डिग्री। इसका मतलब AP वेक्टर का इसके डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनेगा, 9 डिग्री। तो मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना जाएगा, 0। क्लियर। तो यहाँ पर से आप मुझे बताओ, एक तरह से AP वेक्टर जो है, मैं बता रहा हूँ AP वेक्टर ना, वो कितना जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके डायरेक्शन के साथ। तो इसको मार्क कर लेते हैं अपन लोग B वेक्टर। तो B वेक्टर के साथ कितना बनाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, सिंस हमारे पास AP जो है हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट इसका क्या जाएगा, परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना जाएगा, 0। तो यानी कि AP वेक्टर B वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो AP डॉट B वेक्टर कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपके पास AP वेक्टर निकालना पड़ेगा। देखो अब ये P पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट ही तो निकालने हैं आपको। तो P पॉइंट एक आर्बिट्ररी पॉइंट है एक तरह से, तो उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले लो। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो मान लो फॉर एग्जांपल ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका किसके बराबर, लैम्बडा के बराबर। तो यहाँ से पॉइंट निकालना मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, कैसे निकालेंगे पॉइंट। तो यहाँ पर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस 3 बराबर लैम्बडा करेंगे, तो यहाँ से आएगा 1 इंटू लैम्बडा, तो बनेगा x बराबर में 3 प्लस लैम्बडा आ गया। उसके बाद y की वैल्यू कितनी आएगी कोऑर्डिनेट के अंदर, यानी इसको इक्वेट कराऊंगा तो कितना बनेगा, 2 प्लस लैम्बडा। ठीक है, उसके बाद z कितना आएगा सर, z आएगा यहाँ पर से कितना, 5 प्लस में लैम्बडा। तो ये आ गया मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, लेकिन किस फॉर्म में है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गए। तो इसमें लैम्बडा मिसिंग है, मतलब आपको लैम्बडा निकालना है, मजे आ जाएंगे उसके बाद। तो अब यहाँ पर से AP वेक्टर निकालना है। तो AP वेक्टर क्या है, आप सोचो, P वेक्टर, P के पॉइंट मैंने आर्बिट्ररी पॉइंट लिखे हैं, तो 3 प्लस में लैम्बडा कोमा 2 प्लस में लैम्बडा और कोमा 5 प्लस में लैम्बडा। अब आपको यहाँ पर से AP वेक्टर निकालना, तो सीधी सी बात है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो 3 प्लस लैम्बडा माइनस 2 करूँगा तो कितना आएगा, 3 प्लस लैम्बडा माइनस 2 करूँगा तो 3 माइनस 2 जाएगा 1। तो बेसिकली यहाँ पर से AP वेक्टर कितना आएगा, 1। एक सेकंड थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इसको। देखो सर, यहाँ पर से हमारे पास जो आएगा 3 प्लस लैम्बडा माइनस 2 कर लूँगा AP वेक्टर। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, चलो 3 प्लस लैम्बडा माइनस 2, ठीक है, माइनस 2। उसके बाद यहाँ पर से इधर से आएगा 2 प्लस लैम्बडा माइनस 1। उसके बाद इधर से आएगा 5 प्लस लैम्बडा माइनस 2। ठीक है, इसका डॉट करेंगे B वेक्टर के साथ। तो B वेक्टर अपने पास कितना है, 1 कोमा 1 कोमा 1। ओके, और बराबर चल रहा है आपका। अब इनका डॉट कर लेते हैं। डॉट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा सही और कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 3 प्लस लैम्बडा माइनस 2 कितना जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास लैम्बडा प्लस 1। इधर से कितना जाएगा, 2 प्लस लैम्बडा, तो ये भी जाएगा अपने पास लैम्बडा प्लस 1। और इधर से कितना जाएगा अपने पास लैम्बडा प्लस 3। आगे सर, और इसके बाद डॉट करना है आपको 1 1 1 के साथ। ओके, डॉट करना है और बराबर 0। तो इसका मतलब यहाँ पर से अपने आप में लैम्बडा प्लस आई कैप, लैम्बडा प्लस जे कैप प्लस लैम्बडा प्लस 3 के कैप चल रहा है। इधर 1 आई कैप 1 जे कैप 1 के कैप चल रहा है। अब इनको डॉट करना है, तो थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। तो आपको पता है ना, आई कैप इंटू आई कैप आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर ये जे कैप इंटू जे प्लस, फिर के कैप इंटू के कैप आएगा। तो लैम्बडा प्लस 1 इंटू 1 करूँगा, सीधा लैम्बडा प्लस 1 आएगा, और बीच में क्या जाएगा अपने पास प्लस। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट करेंगे मतलब, तो लैम्बडा प्लस 1 आ जाएगा, और फिर प्लस आएगा यहाँ पर से लैम्बडा प्लस 3 इंटू 1 लैम्बडा प्लस 3, और बराबर कितना जाएगा 0। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो लैम्बडा प्लस लैम्बडा 3 लैम्बडा, 3 प्लस 2 कितना जाएगा, प्लस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास,
लैम्बडा की वैल्यू आ गई मेरे पास कितना, माइनस का 5/3, ये आ गया हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू -5/3। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, लैम्बडा की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर से पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो पुट कर लेते हैं जल्दी से एक बार, यहाँ पर से पुट कर लेते हैं। तो पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो पुट कर लेते हैं, पुट करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 + लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू अपने पास आ गई -5/3, जल्दी से पुट कर लेते हैं। तो -5/3 है, इसको हटाओ प्लस को, माइनस का 5/3 आया है। उसके बाद इधर कितना आया है, 2 - 5/3 आया है। उसके बाद यहाँ पर कितना आया है, 5 - 5/3 आया है। तो अब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 9 - 5 कितना जाएगा, 4/3। इधर कितना आएगा, 6 - 5 कितना आएगा, 6 - 5 हो जाएगा हमारे पास कितना, 1/3। उसके बाद यहाँ पर से जाएगा कितना, 15 - 5 कितना जाएगा, 10/3। तो यानी कि ये ऑप्शन अपना होना चाहिए आंसर के अंदर, और मात्र एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखो आप एमसीक्यू में ट्रिक लगा सकते हो पर डिस्क्रिप्टिव आएंगे अपने पास, है ना, तो इसलिए मैं पूरा सिंपलीफाई करके आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। यानी कह रहा है कि आप एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बताओ जो कि परपेंडिकुलर हो, किस किस के ऊपर, लाइंस के ऊपर। पहली चीज़ तो लाइंस के ऊपर, मतलब दो लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, जिसमें से एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो ये है और दूसरी लाइन का ये है। मतलब आप ऐसा समझो कि मतलब यहाँ पर से एक लाइन ये आ गई, ठीक है, और कोई दूसरी लाइन हो गई ना, अपन को नहीं पता कहाँ पे मान लेते, तो कहीं पे मान लेते, चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है, इधर ले लेते हैं, ये ऐसे मान लिया। तो दोनों अलग अलग लाइन है, तो एक का डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं आपको -1, 3 और 2, ये इसके डायरेक्शन रेशियो लिख दिए मैंने। और दूसरी डायरेक्शन रेशियोज जो है ना, उसके कितने हैं, उसके हमारे पास है कितने, 4, 0, -3। अब आपसे कह रहा है कि मुझे ना एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताने हैं जो इन दोनों पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर, तो आप समझ जाओ, एक पर और दो पर, दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस पर परपेंडिकुलर होगा दोनों के ऊपर। तो दोनों पर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि भाई सीधी सीधी सी बात है, आपको इक्वेशन तो लिखनी है लाइन की, आपको क्या चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, ये आ गया वेक्टर के ऊपर, कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इस और इस दोनों पर परपेंडिकुलर। तो बेसिकली आप क्या बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर मुझे एक ऐसे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए जो दोनों पर परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के का क्या निकाल दो आप, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकाल दो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं जल्दी से, और जो भी आएगा वही आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे, जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी लाइन उसके। तो चलो जल्दी से निकाल लेते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसका क्या दे देते हैं नाम, इसका नाम देते हैं वही B1, इसका नाम देते हैं कितना, B2। तो B1 B2 का क्रॉस निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है, B1 क्रॉस B2। तो निकाल लेते हैं जल्दी से, आई जे के लगा देते हैं और निकाल लेते हैं, सिंपल सी चीज़ है, आई जे और के। यहाँ पर से -132, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से कितना आएगा, 4, 0, -3। अच्छा मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जब भी क्वेश्चन में आए ना, तो आप बोलो सर मेरे को आगे कौन रखना है, B2 क्रॉस B1 भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि हमेशा यहाँ पर से जो पहले लिखा होता है ना, उसी को आप एज्यूम करा करो पहला पॉइंट, ठीक है, याद रखना चीज़ों को ऑर्डर के हिसाब से। अब यहाँ पर से जल्दी से निकाल लेते हैं, क्या आएगा, तो आई कैप बाहर आ जाएगा, उसके बाद -j कैप, फिर उसके बाद प्लस में k कैप। अब इधर से चलो सोल्व कर लेते हैं। तो यानी ये स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे, हटाओ हटाओ हटाओ, -3 × 3 तो कितना जाएगा, -9, तो ये तो जाएगा -9। उसके बाद यहाँ पर से कितना जाएगा, j कैप, तो -3 ये बन जाएगा 3, और ये जाएगा कितना, 3 - का 8, 3 - 8 कितना होता है, -5। उसके बाद यहाँ पर से k कैप का जाएगा तो कितना, तो 0 का 12। अब इसको थोड़ा सा और शानदार सुंदर लिख देते हैं, -9 आई कैप प्लस का 5 जे कैप और माइनस का 12 के कैप। ठीक है, वैसे MCQ है तो आप चालाक ये लगा सकते थे। तो चलो देखो किस में मैच हो रहा है, -9, 5 और -12। तो यानी कि आपके पास ये डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, तो वेक्टर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा, सीधी सी बात है, बन जाएगा -9, 5 और कितना बन जाएगा, -12। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन ए।
तो अगला क्वेश्चन लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लाइंस हमारे पास दे रखी हैं, लेकिन लाइंस ध्यान से देखो आप, यहाँ पर से इसके बारे में पूछ रहा है कि लाइंस पैरेलल परपेंडिकुलर स्क्यू लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग, वो तो चेक कर लेंगे, लेकिन पहले लाइंस की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ना वही आपको दिख रहा है गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है? क्योंकि एक्स वाई और जेड जो इनके कोफिशिएंट्स है ना +1 होने चाहिए, लेकिन अलग अलग है। तो पहले इनको सुंदर बना लेते हैं। सुंदर बनाने के लिए L1 मार्क कर लेते हैं पहली लाइन को। तो यहाँ पर से माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस क्या बनेगा, x-2 कितना बनेगा, x-2। तो ये x-2 हो गया। उसके बाद नीचे कितना जाएगा, माइनस का 3 चल रहा है सर, इधर आ जाएगा माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर बनेगा माइनस का 1 अपॉन में कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। इधर से कितना जाएगा, ये बनेगा z-2 अपॉन में 0। जल्दी से यहाँ पर से माइनस उड़ाओ, x-2 अपॉन 3 बनाओ। इधर से क्या बनेगा, माइनस नीचे चल जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा कितना, अपने पास 2 आ जाएगा। इधर से कितना है, z-2 अपॉन में 0। पहली चीज़ 0 नॉट डिफाइन नहीं बनेगी, तो अपने पास इसकी तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। उसके बाद लाइन L2 उठाते हैं दूसरी वाली, तो इसको अब बनाएंगे तो फिर से माइनस कॉमन लो, अंदर x-1 अपॉन में कितना बनेगा, -1 कितना बनेगा, -1। उसके बाद यहाँ पर से आगे 2 चल रहा है तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से 2 कॉमन लूँगा तो अंदर बनेगा y प्लस में 3/2, ठीक है, अपॉन में कितना चल रहा है, 3। उसके बाद बराबर में, बराबर कितना चलेगा, ये तो सही है, z+5 अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर से एक बार यहाँ पर से देख लेते हैं, ये जो माइनस है माइनस को काटो तो ये अपनी बन गई है। एक बार फिर से लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, x-1 अपॉन में 1 बच गया, और ये 2 नीचे चल जाएगा तो y प्लस में कितना बनेगा, 3/2 अपॉन में 3/2। उसके बाद ये है z प्लस में 5 अपॉन में 2, ठीक है। अब आप यहाँ पर से चेक कर लो इनके डॉट प्रोडक्ट, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर, और अगर प्रोपोर्शनल है तो क्या बनेंगी, पैरेलल। पहले तो ये चेक कर लेते थे, वो 3/1 पहले पैरेलल के चेक करते क्या ये पैरेलल है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर से 3/1 3/1 a1/a2। उसके बाद यहाँ पर से 2/3/2, तो देखो यहाँ से 2/3/2 ये चीज़। उसके बाद तीसरा हो जाएगा 0.2, तो वैसे ही देख लो आप, यहाँ पर से ये 0 बनेगा, बाकी नॉन 0, तो इसका मतलब पैरेलल लाइन तो नहीं है, ये रेशियोज बराबर तो नहीं होने वाले, तो पैरेलल तो लाइन होंगी। तो परपेंडिकुलर के लिए चेक कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर के अगर चेक करूँगा तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ना वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। तो 3 में कितना आएगा, एक बार लिख देता हूँ पॉइंट। पहले इसके डायरेक्शन कितने आएंगे, 3 2 0। उसके बाद इसके डायरेक्शन कितने आएंगे, ये आएगा अपने पास कितना, ये आएगा अपने पास 1,3/2,2। तो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो कितना आएगा, 3 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से एक सेकंड, अपने पास यहाँ पर से माइनस माइनस, ये वाला माइनस देखो इधर रह गया बेचारा, ये माइनस आएगा नीचे इधर, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना बनेगा, 3,-2,0, ये -2 कर दो। इधर से यहाँ पर से हो जाएगा 1,3/2,0,2। तो यहाँ पर से कितना बन गया, देखो डॉट कर लेते हैं जल्दी से। 3 × 1 3 बनेगा। उसके बाद -2 × 3/2 कितना बनेगा, माइनस का 3, और 0 × क्या बन जाएगा, कुछ भी 0। तो ये आंसर कितना आएगा, 3 माइनस से कितना जाएगा, 0। तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया है यहाँ पर से, तो लाइंस क्या हो जाएंगे आपके परपेंडिकुलर। इसका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।